Hello, welcome and good evening my dear friends. Welcome you all on Shiksha Point YouTube channel. I hope you guys are waiting for the video and waiting for the class always, every day, all the time. और हाँ, सबसे खास बात आप सीख ज़रूर रहे हैं। ठीक है, तो चलो सारी चीज़ें आपको पता ही है कि एक हम अभी क्लास पूरी कर चुके हैं। आज हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है और इस टॉपिक का नाम आपने पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, तो आज प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस उतनी ही है जितनी नाउन चैप्टर की है या फिर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की है। बस एक और ख़ास बात यहाँ पर है कि यहाँ पर सीखने के कई सारे रास्ते आपके खुल जाते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम प्रोनाउन चैप्टर में सीखते हैं और वो हमें बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ पर हमें कई सारी आसानी या फिर मैं कहूँ बहुत सारी सहूलियत प्रोवाइड करती है। तो इसलिए ये चैप्टर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अभी का चैप्टर और शुरू करते हैं सीखना। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बने रहें वीडियो पर। और जो लोग आ चुके हैं वो लाइक करते जाएं भाई, सीधे सीधे वीडियो पर आते ही लाइक एक बार करते जाओ। आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के शेयर्स, सब्सक्राइबर्स, यही तो बस हम लोगों के लिए आपका प्यार है। नहीं, आप अगर जनरल आप वाकई में अगर अप्रिशिएट करते हो हमारे एफर्ट्स को तो इतना तो हम लोगों के लिए बनता है। चलो ठीक है, और शुरू करते हैं प्रोनाउन का चैप्टर। देखिए, प्रोनाउन की अगर हम बात करें सबसे पहले तो प्रोनाउन चैप्टर की एक छोटी सी डेफिनेशन जो सब लोगों ने ज़रूर सीखी है, मैं लिख देता हूँ, मुझे पता है, नहीं मैंने भी वही सीखी है जो आपने सीखी है। तो जो डेफिनेशन हमने सीखी वो थी द वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन को रिप्लेस करे। किसको रिप्लेस करे दोस्तों? नाउन को। लेकिन सवाल ये, एक सवाल बनता है, सवाल ये कि नाउन को रिप्लेस करे क्यों? ऐसी क्या कमी है नाउन के अंदर? क्या नाउन थोड़ा बेचारा दुखी सा है? क्या नाउन काम का नहीं होता तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, काम का तो है, तो फिर रिप्लेस करने की ज़रूरत कहाँ से आई? तो रिप्लेस करने की ज़रूरत के हिसाब से अगर हम बात करें अभी तो हम समझते हैं एक और छोटी सी कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट ये है कि नाउन को रिप्लेस इसलिए किया जाए ताकि टू अवॉइड, क्या करनी होती है हमें? टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ इट। जो आपका प्रोनाउन है वो इसलिए यूज होता है ताकि नाउन की रिपीटेशन ना हो। क्या ना हो दोस्तों? रिपीटेशन, क्योंकि एक ही नाउन को बार बार बोलना लैंग्वेज के अंदर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, और अंग्रेजी आप लोग जानते हैं कि एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी हुआ कि आप इसकी रिपीटेशन ना करें। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं ये जो लिखी हुई साइड में टेबल है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और उस चर्चा करने से पहले मैं सीधा ही आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे ले आता हूँ। आप लोग अपने अपने आंसर्स देंगे। सबसे पहला सवाल, ठीक है, मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए। आपको चेक करना है क्या गलत है क्या सही है। आपको अपने जवाब हो सके तो कमेंट्स में दीजिए, हो सके तो आप अपने आप मन में भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला सवाल अगर मैं लिखूँ, हर इनवाइटेड आई। अगला सेंटेंस, दे देम वांट ही। एक और सवाल, टू आई questions are easy। एक और सेंटेंस, आपको बस अपने अपने आंसर देने हैं। और देखिए आज का टॉपिक कितने बेहतर तरीके से आपको समझ आता है। आप इसकी जो बारीकियां हैं, जो खूबियां हैं, वो अभी पहचान पाएंगे। अब से आपको लगेगा कि वाकई में प्रोनाउन कितना ज़रूरी था और कितनी समझ आपको ये देता है। ठीक है, आप बस लगातार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहें अपनी तरफ से। एक और सेंटेंस लिख देते हैं, there is no
conflict between you and I। ठीक है, सेंटेंस नंबर 5, I, my parents with I am traveling गोवा। पुराना सेंटेंस है भाई अभी तो ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। खैर देखिए, अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, क्या आ रहा है मन में, इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ सब पहुँचने से पहले हम देखो एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी और हमने प्रोनाउन के डेफिनेशन से एक बात समझी कि किसी भी नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए उसकी जगह आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो अब हमें समझना ये है कि इनको यूज़ कैसे किया जाए। उसके लिए हमें एक छोटी सी बात समझनी हुई और वो बात ये हुई कि जब आप प्रोनाउन को कैटेगरी में बांटते हो तो इसका फर्स्ट जो टाइप आता है, फर्स्ट जो कैटेगरी आती है उसे हम कहते हैं दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 8 तरह के होते हैं, सॉरी कितने तरह के होते हैं, 7 तरह के, 7 तरह के होते हैं। ये 7 तरह के प्रोनाउन आपके सामने लिखे हुए हैं। ये प्रोनाउन की पहली कैटेगरी हुई। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा और हमें ब्रीफली समझना पड़ेगा कि ये कब आपका किस तरह से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिखी हुई आपकी जो पहली कॉलम है, इस कॉलम के अंदर लिखे हुए प्रोनाउन सारे के सारे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, सब्जेक्ट की। जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, सब्जेक्ट की। यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे हमें इन शब्दों को यूज़ करना हुआ और वहीं पर अगर किसी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी तो हमें इन शब्दों को यूज़ करना पड़ा। ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट के लिए। यानी कि इसको मैं एक दूसरी लैंग्वेज में कह सकता हूँ जो कि हमने नाउन में सीखा था। याद करो एक छोटा सा सेंटेंस, राहुल कॉल्ड रेखा, या फिर कोई भी एक सेंटेंस हमने समझा था राहुल कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है तो राहुल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। लेकिन जब वो सब्जेक्ट बन रहा है तो वो अपने सब्जेक्टिव केस में है और जब वो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक इसी तरह से मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में अगर कहने की कोशिश करूँ तो ये सारे के सारे लिखे हुए शब्द अपने कौन सी फॉर्म में हैं, मैं ये आए थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, ये अपने सब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में है दोस्तों, सब्जेक्टिव केस में। वहीं पर मैं इस तरफ के शब्दों की बात करूं तो ये सारे के सारे अपने ऑब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। यानी कि अब एक और ग्रामर का एक बेसिक नियम आपसे कहता है, ग्रामर का एक बेसिक नियम आपसे कहता है कि अगर आप सेंटेंस में कभी भी किसी भी वर्ब से पहले कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हो तो इन जनरल, मैंने कहा इन जनरल, वर्ब से पहले आए हुए शब्दों को हम हमेशा लिखने की कोशिश करते हैं किसमें, सब्जेक्टिव केस में। किसमें दोस्तों, सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1। तो रूल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया कि वर्ब से पहले अगर हम किसी भी चीज़ को, नाउन प्रोनाउन को रखते हैं सब्जेक्ट की जगह पर तो वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। वर्ब के बाद में अगर आपने चीज़ को रखना चाहा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होगी। कौन से केस में दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें। अब सेंटेंस नंबर फर्स्ट पढ़ के देखते हैं। ये देखिए इनवाइटेड, अपने आप में ये एक वर्ब हुई और वर्ब से पहले क्योंकि ज़रूरत आपको किसकी है, सब्जेक्टिव केस की। सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है। ये देखिए हर, यकीनन आपको नज़र आ रहेगा किस जगह पर, हर। मैं अगर बात करूं तो ये ऑब्जेक्टिव केस, इसका अभी तक हमने जाना नहीं, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपने आप में क्या है, सब्जेक्टिव केस शी। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ हर आपको चाहिए किसमें, सब्जेक्टिव केस में। इसीलिए आप लोगों का मन किया कि आप इसे यहाँ से हर हटाएं और क्या लिखें यहाँ पर, शी। ठीक है, शी इनवाइटेड। अब ये वर्ब के बाद में किसकी ज़रूरत थी दोस्तों आपको, ऑब्जेक्टिव केस की। एक बार फिर से देखते हैं, ये रहा आई, तो आई का ये तो सब्जेक्टिव केस हुआ। ऑब्जेक्टिव केस के लिए आपको समझ में आया कि मी होना चाहिए, इसीलिए आपने इस आई को यहाँ से हटाया
और यहाँ पे क्या लिखना चाहा, मी। क्या अब आपका सेंटेंस ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल ठीक लग रहा है। बहुत आसान है ना? बिल्कुल, सारे के सारे इसी तरह से आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखो, देम वार्न्ड ही, फिर से आपको वही चीज़ समझ में आई। ये लिखी हुई बात, वार्न करना, चेतावनी देना, अपने आप में एक वर्ब हुई। वर्ब से पहले आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए। देम का एक बार देखेंगे हम, देम ऑब्जेक्टिव केस है, लिखी हुई बात सब्जेक्टिव केस हुई, इसीलिए इस देम को हटाया। इसकी जगह पे आपने लिखना चाहा क्या दोस्तों? दे। वार्न्ड वर्ब है, वर्ब के बाद आपको ज़रूरत किसकी हुई? ऑब्जेक्टिव केस की, इसीलिए आपने इस ही को हटाया और यहाँ पर लिखने की कोशिश करी क्या? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। शाबाश दोस्तों, आप बहुत सही जा रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। चलिए सेंटेंस नंबर 3, 4, 5 इन सेंटेंसेस को और थोड़ा गौर से देखिए और मुझे बताएं कि आपके हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं दोबारा। ये लिखी हुई सेंटेंस के अंदर वर्ब और वर्ब से पहले आया है, तो कोई बात नहीं है, हम इसे सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। अभी तो समझते आए थे, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ को और देखो। ये लिखा हुआ है टू, और टू अपने आप में एक प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? टू अपने आप में एक प्रेपोजिशन होता है, और जब कभी भी आप इस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो, यहीं से खुल जाता है हमारा कंसेप्ट नंबर सेकंड। कौन सा दोस्तों? कंसेप्ट नंबर सेकंड नंबर कंसेप्ट देखिए। अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी जगह पर अगर आपको नज़र आती है, क्या बोल के बताओ? प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो हमेशा कौन से केस में होगा? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा दोस्तों। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, कौन से केस में लिखा जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। अभी याद करते हैं हम हमारी नाउन की लास्ट क्लास, याद कीजिए, उसमें हमने एक तुक्का लगाने के हिसाब से एक छोटी सी बात सीखी थी। अगर कोई भी दो नाउन या दो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन के साथ जुड़े हों, तो हम हमेशा प्रेपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करते हैं। याद आया कुछ? हमने हमेशा ये चीज़ समझी कि इस प्रेपोजिशन के बाद वाले के हिसाब से हम वर्ब यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये बात अब आप समझ पाएंगे। आप मुझे एक बात बताएं, आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से रखते हैं या ऑब्जेक्ट के हिसाब से? अपने आंसर्स दीजिए। आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जब अगर आपके सामने सेंटेंस में लिखा हुआ प्रेपोजिशन है, तो क्या प्रेपोजिशन के बाद आने वाली चीज़ तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में हुई, तो क्या ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से कभी वर्ब यूज़ हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वहाँ पर, क्योंकि नाउन देखने में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आइडेंटिकल, मेरा मतलब एकदम दिखने में सेम होते हैं, लेकिन फंक्शन तो वो ग्रामर के हिसाब से ही करेंगे। क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद यूज़ हुआ, इसलिए वो शब्द अपने आप में क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से आप कभी भी आप वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। तो बच गया जो आपके पास प्रेपोजिशन से पहले वाला, वो सब्जेक्ट हुआ। तभी आपने नाउन के चैप्टर में प्रेपोजिशन से पहले वाले के हिसाब से ही आपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपने वर्ब यूज़ किया। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये है प्रेपोजिशन, तो उसके बाद लिखा हुआ ये शब्द अपने आप में क्या हुआ? ये शब्द अपने आप में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में। इसको आपने हटाया, ऑब्जेक्टिव केस। आई का क्या हुआ? देखो दोस्तों, मी। अगर ये मी है तो ये तो ऑब्जेक्ट हुआ। क्या इसके हिसाब से वर्ब आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, है भी नहीं। अब बच गया सब्जेक्ट से पहले ये एक और शब्द, यहाँ पर कोमा आपको मिला है, कोमा है, यानी कि इसको अलग किया गया। अब ये क्वेश्चंस अपने आप में इस वर्ब का सब्जेक्ट बन रहे हैं। क्या ये अब सेंटेंस ठीक है? बिल्कुल ठीक। अगला सेंटेंस देखिए आप लोगों के सामने, देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड आई। सेंटेंस में क्या कोई गड़बड़ है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे आप सब लोग मेरे साथ। क्या सेंटेंस में कहीं कोई गड़बड़ है? देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड आई। चलो समझने की कोशिश करते हैं। ये लिखा हुआ है सेंटेंस देयर इज़
बहुत सारे सेंटेंस हम लोग जानते हैं देयर्स के हिसाब से शुरू होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने वाली वर्ब ये एक अलग टाइप का सेंटेंस है, देयर के सेंटेंसेस हैं वो हम अलग से भी सीखेंगे। कन्फ्लिक्ट बिटवीन, बिटवीन अपने आप में क्या होती है फ्रेंड्स, ये होती है अपने आप में एक प्रेपोजिशन। अगर ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन है तो एक चीज़ का ख्याल रखें, थोड़ी देर पहले हमने सीखा रूल नंबर 2 कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाली चीज़ हमेशा क्या हुई, ऑब्जेक्टिव केस। ये है यू अपने ऑब्जेक्टिव केस में, क्या ये है, क्या यू अपने ऑब्जेक्टिव केस में है, देखते हैं। ये रहा यू का सब्जेक्टिव केस और ये रहा यू का ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में दिखने में एक जैसा है। चलो यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन समझ में आया है तो ऑब्जेक्टिव केस। आगे ये रहा एंड, एंड और ये रहा आई। अब आपको एक छोटा सा रूल बताता हूँ एंड का। एंड को आप जब भी किसी भी चीज़ से जोड़ते हो, या फिर मैं कहूँ कोई भी कंजक्शन जब किसी चीज़ को जोड़ता है तो वो सबसे ज़्यादा वफादारी निभाता है। अगर वो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो हमेशा सब्जेक्ट के साथ, अगर ऑब्जेक्ट को जोड़ता है तो ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। वर्ब को जोड़ेगा तो वो वर्ब के साथ जोड़ेगा। तो जो कंजंक्शंस होते हैं, यानी कि एंड एक तरह का कंजंक्शन हुआ जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो अब ये हमेशा जोड़ता एक जैसी चीज़ों को है। अब देखिए इस एंड से पहले लिखा हुआ यू कौन से केस में है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस। तो एंड के बाद क्या आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेंगे या ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, बिल्कुल आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर इस आई को हटाकर कर दिया जाए क्या, मी, ठीक है दोस्तों। अब ये सवाल ठीक हुआ। हो सकता है मेरे कुछ दोस्तों के मन में सवाल आ रहा हो, हमने ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट जोड़ा, क्या ज़रूरी था, हम इस सब्जेक्ट के हिसाब से भी तो इसे सब्जेक्ट बना सकते थे, मान सकते हैं ना, ये सब्जेक्ट है तो इसको भी सब्जेक्ट मान लो। लेकिन इसे सब्जेक्ट मान नहीं सकते और इसका रीज़न आपको पता है। क्या रीज़न है दोस्तों, क्योंकि इससे जस्ट पहले आया है प्रेपोजिशन। इस प्रेपोजिशन की वजह से ये तो ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें, चलो थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है सेंटेंस, माई पेरेंट्स विद आई एम ट्रैवलिंग गोवा। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हम गोवा घूम रहे हैं। क्या सेंटेंस ठीक है। एक बार फिर से वही कंसेप्ट आपके सामने लिखा हुआ, माई पेरेंट्स, ये रही प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाली जो भी कोई चीज़ हुई वो कौन से केस में होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसे आपने क्या लिखा, मी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई तो फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मी लिखा। अब मुझे बताओ मी अपने कौन से केस में है, आपने इसे कौन से केस में बनाया, ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या किसी वर्ब को आप ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से लिखते हो, नहीं, इसके साथ इसका लेना देना नहीं। अगर इसके साथ लेना देना नहीं तो वर्ब के लिए आप सब्जेक्ट ढूंढने गए और आपको नज़र क्या आया, माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स अगर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इस हिसाब से क्या यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगी। देखिए आपका सब्जेक्ट जब प्लूरल तो यहाँ पर एम नहीं, यूज़ होगा क्या दोस्तों, आर। क्या यूज़ होगा दोस्तों, आर, ठीक है। यहाँ तक की बातें, आई होप ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ आई होंगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बाद में आप खुद से दोबारा वीडियो को देखकर इसके नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। ये प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन क्लास है, ये प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन क्लास है, इस चीज़ का ख्याल रखें। और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आप उसकी हर छोटी से छोटी, बारीक से बारीक बातें जानें, और वही काम अभी हो रहा है। तो इनकी बारीकियाँ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हुई, ठीक है दोस्तों। तो आप बस लगातार अभी तक बेसिक समझने की कोशिश करें, बाकी की चीज़ें आपके सामने आती ही जाएंगी। अब आपके लिए और 5 सेंटेंसेस मैं लिखने का काम करता हूँ, ठीक है। चलिए आप कोशिश करें साथ साथ सवालों के जवाब देने की। पहला सेंटेंस, विष्णु लाइक आई एम अ स्टूडेंट। सेंटेंस नंबर सेकेंड, they
except she is invited. I and not you are going to going home. ठीक है? Vijay along with they have reached question number 5. Nothing but some tables have been stolen. ये हैं कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए। आप इन्हें अपना टाइम लीजिए 1-2 मिनट का और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। 1-2 मिनट से मेरा मतलब 1-2 मिनट नहीं, आई मीन थोड़ा बहुत टाइम आप ले सकते हैं, ठीक है? कीजिए दोस्तों, कीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कोशिश की होगी, तो पहले सेंटेंस के आंसर को आप मैच कराने की कोशिश करें। क्योंकि मैं लिख रहा था आपके सामने ही, तो आप लोगों के पास टाइम था, बड़ी आसानी से साथ साथ ही समझते गए होंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम टाइम मिला। चलिए, सेंटेंस नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका सेंटेंस नंबर 1। विष्णु को लेकर बात हो रही है और समझने की कोशिश करते हैं विष्णु के बारे में, ठीक है? तो विष्णु अब आपने थोड़ी एक चीज़ सीखी होगी कि विष्णु अपने आप में किसी इंसान का नाम है, अकेला है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से शायद आप लोगों का मन कर रहा होगा कि इसके साथ एस लगाएं। क्या करें? इस वर्ब के साथ एस लगाएं। विष्णु लाइक्स होना चाहिए, लेकिन विष्णु लाइक्स ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये हेल्पिंग वर्ब। क्या आपने कोई सेंटेंस ऐसा देखा है जिसमें मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब नजर आए? क्या कोई सेंटेंस ऐसा देखा है? बिल्कुल नहीं, और ऐसा होता भी नहीं। तो क्या ये है, क्या चीज़ ये? चलिए एक काम करते हैं, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर कहूँ कि कभी कभी कुछ शब्द होते कुछ और हैं, ध्यान से सुनना, कभी कभी कुछ शब्द होते कुछ और हैं, लेकिन उनका यूज़ सेंटेंस में प्रेपोजिशन के तौर पे होता है। उनका यूज़ कैसे होता है? प्रेपोजिशन के तौर पे। मैं आप लोगों से कहूँ, इस लिखे हुए सेंटेंस में ये लाइक काम कर रहा है एक प्रेपोजिशन के जैसे। कैसे काम कर रहा है? एक प्रेपोजिशन की तरह से। अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ये शब्द अपने आप में क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। अरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस ही तो हुआ, और इस आई को हटाकर क्या किया जाए? मी। ठीक है यहाँ तक? अगर ये ऐसा है, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या वर्ब ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से आएगी? बिल्कुल नहीं। तो वर्ब किसके हिसाब से होनी चाहिए? विष्णु के हिसाब से। तो इस विष्णु के हिसाब से एम नहीं, सही वर्ब क्या हुई? इज। समझ में आए दोस्तों?
नहीं समझ में आया? चलो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को अगर समझना है तो एक्सपेरिमेंट करते जाइए, एक ही जैसी कई सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो एक कंसेप्ट आप अपने आप बना पाएंगे। चलो आप इसे समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ये बात आपको समझ में आई होगी कि लाइक को हमने कैसे समझा, एक प्रेपोजिशन की तरह से, ठीक है। मैंने सेंटेंस में लिखा लाइक, ठीक है। लाइक के बाद में एम आई को हमने कन्वर्ट किया किसमें, मी में। मैंने कहा ये इस सेंटेंस में क्या है, प्रेपोजिशन, और ये लिखा हुआ मी ऑब्जेक्टिव केस प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताएं, इस सेंटेंस में जो चीज़ मैंने बॉक्स के अंदर रखी है अभी, लाइक मी, इसको छोड़कर और बाकी के बचे हुए सेंटेंस को पढ़कर सुनाएं। विष्णु इज अ स्टूडेंट। शाबाश। तो विष्णु इज अ स्टूडेंट, विष्णु क्या है, एक स्टूडेंट है। सेंटेंस ठीक है। चलिए एक बार और करके देखते हैं। आप एक काम कीजिए, इस बॉक्स वाले चीज को, बॉक्स में जो भी कुछ लिखा है उसको सेंटेंस के सबसे आखिर में पढ़कर सुनाएं। एक बार पढ़ें, विष्णु इज अ स्टूडेंट लाइक मी। क्या सेंस बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। कहो सर मज़ा आ गया। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? हाँ मज़ा आ गया। चलो ठीक है, थोड़ा सा और एक और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इस लाइक मी को आप सेंटेंस की सबसे शुरू में पढ़कर सुनाएं। इस जगह पर लाइक मी विष्णु इज अ स्टूडेंट। क्या इस बार भी आपको सही लगा? बिल्कुल सही लगा होगा। तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी, प्रेपोजिशन के साथ लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के लास्ट में, कहीं पे भी लिखा जा सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एग्जाम आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी पोजीशन चुनता है जहां से वो वर्ब को मैनिपुलेट कर सके, और वही चीज हमें पकड़नी है, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक चीज समझी, अगर ये वर्ब होती अपने आप में तो क्या वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती दोस्तों? बिल्कुल नहीं। इसीलिए समझ में आता है कि ये वर्ब नहीं। और थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि कभी कभी कुछ चीजें होती तो कुछ और है लेकिन सेंटेंस में प्रेपोजिशन की तरह यूज होती हैं। समझ में आई ये वाली बात? बढ़ जाते हैं अगले सेंटेंस पे। लिखा हुआ है दे एक्सेप्ट she is invited। they accept she is invited। चलिए सेंटेंस में कोई एरर नजर आ रही है, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये लिखा हुआ आपका सब्जेक्ट दे, ठीक है। एक्सेप्ट शी मतलब इज इनवाइटेड। अगर इस सेंटेंस में मैं इन दोनों शब्दों को छुपाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ? इनवाइटेड कौन है दोस्तों? कौन है इनवाइटेड? शी इज इनवाइटेड। यहां तक की तो बात ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा, ठीक है। अगर मैं कहूं आप एक काम कीजिए, एक्सेप्ट शी, इन दोनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक्सेप्ट सी, इसी ने कहा ना, शी के अलावा, उसके अलावा इनवाइटेड है, उसके अलावा इनवाइटेड है। अब सेंटेंस को पढ़ के बताएं और एक्चुअल में इनवाइटेड कौन है? एक्चुअल में इनवाइटेड कौन है? आपको समझ आ रहा होगा कि इस एक्सेप्ट के बाद आने वाले ये चीज़, तो एक्चुअल में अगर जब हमने इसको छोड़ा तो समझ आया इनवाइटेड तो दे है। तो क्या दे के हिसाब से वर्ब ठीक है? ये एक्सेप्ट भी यहाँ पर प्रेपोजिशन का काम कर रही है। और अगर ये प्रेपोजिशन है, और पता कैसे चलेगा प्रेपोजिशन है? फिर से मैंने कहा एक्सेप्ट का अगर आप यूज़ देखेंगे तो आपको समझ आता है यहाँ पर ये प्रेपोजिशन, ये अपना जो भी इसका यूज़ है वहाँ पर यूज़ होकर किसी दूसरे यूज़ में अगर ये यूज़ होती है, किसी दूसरे पर्पज़ के लिए अगर यूज़ होती है, तो ये अपने आप में क्या होगी? एक प्रेपोजिशन। और अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये शी अपने आप में कन्वर्ट हो जाती है फिर से किस में? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, इसीलिए आपने शी को हटाया, यहाँ पर रखने का काम किया हर। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके हिसाब से आप वर्ब यूज़ नहीं करके दे के हिसाब से जब आप वर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो आपने किया आर। दे एक्सेप्ट हर आर इनवाइटेड। अब बड़ी आसानी से अब समझ सकते हैं, वे उसके बगैर, यानी कि वो नहीं, वो लोग इनवाइटेड हैं, वो लोग इनवाइटेड हैं लेकिन वो लड़की नहीं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए अगले सेंटेंस पे, आई एंड नॉट यू आर गोइंग होम। सेंटेंस देखिए, शायद कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर हमने एंड के साथ नोट तो पहली बार देखा। अरे हमने एंड के साथ तो नोट पहली बार देखा, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, कोई आए जाए। एंड के साथ नोट पहली बार यूज हुआ है।
तो क्या ये चीज़ ठीक है? चलिए इसको भी उसी तरह से करके देखते हैं। एक काम करते हैं, इस नोट को हटाते हैं, इस नोट को हटाते हैं। देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, आई एंड यू आर गोइंग होम। मैं और तुम घर जा रहे हैं, मैं और तुम घर जा रहे हैं। तो जा कौन रहा है? एक तो आई और एक यू, ठीक है। अब मैं कहूं इस नोट के साथ इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए, आई एंड नॉट यू, आई एंड नॉट यू आर गोइंग होम। जब ये नॉट लगा तो किसके साथ लगा? यू के साथ। तो जा कौन नहीं रहा सेंटेंस में? घर। यू नहीं जा रहा, तो ये घर जाने की बात यू की तो नहीं। अभी अभी समझ में आया, नॉट यू, भाई तुम नहीं जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे हो। तो ये आर गोइंग एक्चुअल में काम किसका है? ये इसका है। तो फिर से समझ में आया। एक चीज़ याद रखें, जब कभी भी एंड के साथ में, जब कभी भी आप एंड के साथ में नोट यूज़ करते हैं तो मिलकर वो भी प्रेपोजिशन ही बनती है, और इसका जो मीनिंग तैयार होता है वो एक्सेप्ट जो मीनिंग है, के अलावा, के बगैर, के बिना, यही मीनिंग तैयार करती है एंड नॉट। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा ठीक लगेगा। यानी कि अगर एंड के साथ में नॉट लगा हुआ है, एंड नॉट, तो इसका मतलब यही है, एक्सेप्ट, यानी कि के अलावा, एक्सेप्ट, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो ऐसे में ये भी अगर प्रेपोजिशन की तरह से फंक्शन कर रहा है तो इसके हिसाब से यू अपने कौन से केस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो अब इसके हिसाब से तो वर्ब आप यूज़ करोगे नहीं, और जब आप इसके लिए वर्ब ढूंढने चलते हो तो ये नज़र आता है आपको सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब होनी चाहिए वो आर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए एम। अब देखिए, आई एंड नॉट यू एम गोइंग होम, बिल्कुल ये सेंटेंस एकदम से ठीक है, ठीक है। चलिए, ये वो सेंटेंसेस हैं, वो तरीके हैं जो आपका एग्ज़ाम आपको दे चुका है। मैंने आपसे पहले कहा था कि आपके एग्जामिनेशन बेस्ड एग्जाम्पल्स आपको बोर्ड पे करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। अगला सेंटेंस, विजय अलोंग विद दे हैव रीच्ड। सेंटेंस देखिए, ये रहा विद, अलोंग विद, ये भी तो अपने आप में एक प्रेपोजिशन ही है। जानते हैं आप लोग, अगर ये शब्द अपने आप में एक प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ हुआ वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में हुआ, और ये हुआ देम, ठीक है। अगर ये देम ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके हिसाब से आप वर्ब यूज़ कर नहीं सकते। आपने चेक किया, वर्ब के लिए विजय अपने आप में सिंगुलर है, इसीलिए हैव को हटाया, यहाँ पे लगाया हैज़, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस, नथिंग बट सम टेबल्स हैव बीन सोल्ड, ठीक है, सॉरी स्टोलन। कुछ नहीं, बस कुछ कुर्सियाँ, कुछ टेबलों को छोड़कर चोरी, कुछ टेबलों को छोड़कर कुछ नहीं चोरी हुआ, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं बट, तो बट अपने आप में होता है कंजंक्शन। क्या होता है दोस्तों? बट अपने आप में कंजंक्शन होता है, और जब ये कंजंक्शन होता है तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने का काम करता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब हुआ अपोजिट बात। मैं आपके सामने कहूँ, टीचर इज इन द क्लास बट ही इज नॉट टीचिंग, टीचर इज इन द क्लास बट ही इज नॉट टीचिंग। तो इस बट की वजह से मुझे समझ में आता है कि टीचर क्लास में तो है, लेकिन होना क्या चाहिए? उसे पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो पढ़ा नहीं रहा। तो बट के बाद आप वो सेंटेंस लिखते हैं जो पहले वाले सेंटेंस की अपोजिट सेंस दे। तो यहाँ पर क्या किसी सेंटेंस को जोड़ने की बात हो रही है? याद रखें, बट हमेशा सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है जब कंजंक्शन होता है, और जब ये वर्ड कुछ और होते हैं लेकिन इनका अगर दूसरा यूज होता है तो ये वर्ड अपने आप में क्या बनते हैं दोस्तों? प्रेपोजिशन। जब प्रेपोजिशन बनते हैं तो उसके बाद लिखी हुई जो भी चीज़ है वो अपने कौन से केस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। सम टेबल्स के हिसाब से हैव नहीं, यहाँ पर नथिंग, नथिंग का मतलब अगर सिंगुलर हुआ तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और आपने यूज़ किया हैज़। तो यहाँ तक की बातें क्या आप लोगों को समझ में आई दोस्तों? क्या आपको यहाँ तक की बातें समझ आई? उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ आ चुकी होगी, और आप लोग यहाँ तक की बातें एक बार रिवाइज भी करना, और इसी चैप्टर को हम थोड़ा सा और आगे लीड करेंगे और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ी सी एक और बात आपके सामने, अभी तक आपने जो चीज़ सीखी कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब से पहले आप हमेशा क्या यूज़ करते हैं?
वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, वर्ब के बाद क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। और किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर प्रेपोजिशन किसी भी जगह क्यों ना आई हो, चाहे वर्ब से पहले वर्ब के बाद, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद आने वाला केस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस है तो उसके हिसाब से कभी भी वर्ब यूज़ नहीं करते। तो गाइज़ ये था आज का चैप्टर, और कल से आपको इन्फॉर्म पहले भी कर दिया गया था वैसे, और एक बार बता रहा हूँ कि कल से आपकी वोकैबुलरी की क्लास शुरू हो जाएगी। सुबह 8:30 बजे आपकी वोकैबुलरी की क्लास होगी, और वोकैबुलरी में आपको रूट वर्ड बेसिस आपको क्लासेस दी जाएंगी, और वहाँ पर आपके काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, चाहे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, चाहे स्पेलिंग टेस्ट हो, चाहे लाइक एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो, सारे के सारे आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस वहीं पे करवाए जाएंगे सुबह के टाइमिंग में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सुबह की क्लास में भी ज़रूर बने और देखें कितनी आसानी से अंग्रेज़ी के बड़े मुश्किल शब्द कितनी आसानी से चुटकियों में बड़ी हम याद कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।